हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। आज से स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट में कैसे होता है। अभी तक हम लोग बेसिक सिनेरियो इसका क्या था उसमें हम लोग देख लिए थे कि ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक यूनिट क्या थी और ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट जैसे प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेशन क्या थे और प्रोमोटर के बारे में देख लिए थे, प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर और आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, उसके हर एक सब यूनिट के फंक्शन के बारे में देख लिए थे। आज से हम लोग इसका इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, तो आज से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग अलग होता है। जैसे अगर यूकैरियोट के केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे सपोज ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक। अब यूकैरियोट के केस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए की प्रोसेसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, जो सारा जो मैकेनिज्म होता है ये ट्रांसक्रिप्शन, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब यूकैरियोट के केस में कंपार्टमेंटाइजेशन किया जाता है। मतलब सेल जो होता है इसमें जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का अलग अलग जगह पे होता है। यूकैरियोट के केस की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में क्या करते हैं? प्रोकैरियोट के केस में किसी भी प्रकार का कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों जो होता है एक साइमल्टेनियसली मैनर में होता है। और ट्रांसक्रिप्शन होता है, इधर साथ में ट्रांसक्रिप्शन होगा और साथ में जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी प्रोकैरियोट के केस में होती रहती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ये क्वेश्चंस बहुत यहाँ से आते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन जो यूकैरियोट का है सिनेरियो, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्रिटिकल फेनामेनन है। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में बहुत ही सिंपली होता है, क्योंकि वहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह भी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में ऐसा कुछ स्प्लाइसिंग होता नहीं है। तो ये सब बताएंगे स्प्लाइसिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें प्रोसेस या इसको मैकेनिज्म बोले तो इसमें तीन चीज़ें हम लोग पढ़नी है। पहला स्टेप जो हम लोग को पढ़ना है इनिशिएशन। दूसरा स्टेप जो पढ़ना है इलोंगेशन। तीसरा स्टेप जो पढ़ना है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोकैरियोट के केस में दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है रो डिपेंडेंट। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। फिलहाल पहली चीज यहाँ पे हम लोग को देखना है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट। देखिए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट के केस में, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है सभी आरएनए को कोड करता है, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे एसएनआरएनए हो, चाहे एचएनआरएनए हो ना। तो सारे आरएनए को जो है अलग अलग आरएनए जो ट्रांसक्राइब होते हैं उनका सारा जो कोडिंग जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से होता है, जिसको हम लोग होलो एंजाइम बोलते हैं प्रोकैरियोट के केस में। अगर हम लोग यहाँ पे इसके जब इनिशिएशन की बात करते हैं तो इनिशिएशन में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग समझना जरूरी है। इनिशिएशन देखिए, जब इनिशिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को चीज़ें देखना है कि पहला जो टर्म बनता है
क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ये 3 टर्मिनोलॉजी आएंगी। दूसरा जो है ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है ओपन, या इसको बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स सीधे। टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये 3 चीज़ें हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में हम लोग को देखने को, ये तीनों स्टेप हम लोग को देखने को मिलेंगा। आप देखिए, अब इसको बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली। देखिए दिस वन इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा, और प्रमोटर से इस रीजन में इसको +1 या स्टार्ट साइड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम, इसको अप स्ट्रीम, ठीक। और ये क्या है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, और ये क्या है, टेम्पलेट है। इतनी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। देखिए जो अप स्ट्रीम रीजन होता है, अप स्ट्रीम रीजन जनरली प्रमोटर का रीजन होता है, और अप स्ट्रीम रीजन में ही क्या होते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो सीक्वेंस होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, वो अप स्ट्रीम रीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। डाउन स्ट्रीम रीजन में स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन का जीन होता है, ठीक। तो अब देखिए ये तो डीएनए हो गया, यहाँ इस इनिशिएशन में बता रहा हूँ, यहाँ पे डीएनए हो गया। अब इसके बाद में अगला स्टेप जो होता है, अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर, ये प्रमोटर है, ठीक। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज अब आएगा, आरएनए पॉलीमरेज जब आता है तो क्या करेगा, इसका यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज किस फॉर्म में रहेगा, होलो एंजाइम फॉर्म में रहेगा, होलो एंजाइम के फॉर्म में रहेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, जिसमें इसमें रिकॉग्निशन में हेल्प कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा। तब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनता है, फाइव प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये हो गया क्या, प्रमोटर, ये हो गया स्टार्ट साइट, और ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ठीक। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग करा दिया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया होलो एंजाइम फॉर्म में। सिग्मा फैक्टर कहाँ है, सिग्मा फैक्टर भी इसी में है, ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, ठीक। सिग्मा फैक्टर और इसका ये जो पूरा होलो एंजाइम है, इसका काम क्या होता है कि प्रमोटर को रिकॉग्निशन का और साथ ही साथ इनिशिएशन कराने का भी काम क्या होता है, होलो एंजाइम का होता है। इन कामों में कौन सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्मा फैक्टर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जैसे मान लीजिए होलो एंजाइम के फॉर्म में क्या हो रहा है, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहा है। अगर सपोज सिग्मा फैक्टर को हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए प्रमोटर को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रमोटर जो है हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में, और ट्रांसक्रिप्शन को कितना इफिशिएंटली ट्रांसक्रिप्शन होगा ये डिपेंड होता है प्रमोटर से, ठीक। तो सिग्मा फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो कोर एंजाइम, जिसको हम लोग अगर सिग्मा फैक्टर नहीं रहा तो कोर एंजाइम बोलते थे, अल्फा बीटा बीटा डैश और ओमेगा को। तो कोर एंजाइम जो होते हैं वो इलॉन्गेशन में पार्टिसिपेट, इलॉन्गेशन करा सकते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं करा सकते हैं,
ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर जब यहाँ पे अपस्ट्रीम जब यहाँ पे प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इसको क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स, इसको क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो डीएनए, एक यूनिट डीएनए हो गया और एक यूनिट एंजाइम हो गया, मतलब दो हो गए ना, एक डीएनए और एक एंजाइम, इसलिए बोलते हैं क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स। क्लोज क्यों करें, क्योंकि अभी यहाँ पे डीएनए ओपन नहीं हुआ, डीएनए अभी यहाँ पे क्वाइल्ड है। ठीक है, तो डीएनए यहाँ अभी ओपन नहीं हुआ है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगर अगले स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाएगा। आई होप कि दिख रहा होगा। ऐसा करते हैं, मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखिए मैं इसका ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए की अब क्या होती है, डीएनए को जो है अब ओपन किया जाता है। डीएनए को ओपन करने के पीछे रीजन ये होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है अब यहाँ से मूवमेंट अपना स्टार्ट करता है। अब इसको ज़रूरत होगी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन की। अब न्यूक्लियोटाइड को जब एडिशन करना, अब देखिए यहाँ पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट होगा इसका, ये सिग्मा फैक्टर हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉल में लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, अब यहाँ पे डीएनए जब ओपन हो गया, पूरा डीएनए जब यहाँ पे डीएनए मेल्ट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज को एडिशन के लिए, और वो एडिशन की ज़रूरत होगी कि अब आरएनए की स्ट्रैंड को बनाने की। देखिए अब यहाँ पे इसका स्ट्रैंड इस तरह से बनेगा, फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड है। अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड मतलब ये शॉर्ट आरएनए बनेगा सीक्वेंस। अब ये जो आरएनए का सीक्वेंस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ जानना बड़ा जरूरी होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज जब एंजाइम ऐड करता है, आरएनए पॉलीमरेज जब एंजाइम यहाँ पे आरएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, इस न्यूक्लियोटाइड के एडिशन में ऐसा नहीं होता कि एक बार आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया तो वो तुरंत जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें दो से चार बार या इससे अधिक भी जो है प्रोसेस ये होता है कि बाइंड करेगा गिर जाएगा, बाइंड करेगा हट जाएगा, बाइंड करेगा हट जाएगा। और अगर बाइंड कर भी गया तो एक मैकेनिज्म और एक जगह और इसका ट्रायल होता है कि बाइंड करेगा और एक या दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, फिर तुरंत ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऐसा जो है 3 से 4 बार प्रोसेस होता है। ये तब तक होता है जब तक ये 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन न कर दे। जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए नहीं बनता है तब तक ये जो है आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, तब तक सिग्मा फैक्टर भी नहीं छोड़ता है, तब तक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाता है तब ये मान लिया जाता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अब ये इलॉन्गेशन की स्टेप में जाने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है,
जब तक 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन नहीं होगा तब तक ये इलॉन्गेशन स्टेप में नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट आरएनए का जब फॉर्मेशन हो गया है, आरएनए की सिंथेसिस मैंने बताया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है हमेशा। तो 5 प्राइम से जब यहाँ पे आरएनए की न्यूक्लियोटाइड एडिशन होने लगता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ये समझ में आ रहा होगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएनए, एंजाइम प्लस आरएनए, तीन चीज यहाँ पे है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डीएनए एंजाइम और आरएनए, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखिए अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे डीएनए पहले क्या था, पूरा एकदम सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में था। डीएनए जब सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में था तो अब इसके इस बात क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करता है, और किस फॉर्म में बाइंड करता है, होलो एंजाइम फॉर्म में बाइंड करता है। जब होलो एंजाइम के फॉर्म में बाइंड करता है तो अब इसका काम होता है क्या, डीएनए को मेल्ट करने का, डीएनए को ओपन करने का। जब डीएनए को ओपन करता है तो डीएनए को ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। जब डीएनए ओपन हो जाता है तो अब आरएनए पॉलीमरेज का जो काम होता है वो उसका अगला काम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करना और आरएनए के सिंथेसिस कराना। जब आरएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट करता है तो उस समय एक्यूरेट आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती, वो 2 या 3 बार में ही जो है वो अपनी जो है इफिशियंसी को अडॉप्ट करता है, और उसके बाद में फिर जब मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है तब वो टर्मिनेशन सीक्वेंस तब वो इलांगेशन स्टेप में इंटर करता है। देखिए जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 2 से 4 बार जो है ये ऐसा बाइंड करेगा और 1-2 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे आरएनए बनते रहते हैं। जैसे छोटे छोटे आरएनए, सपोज इतना बड़ा बड़ा आरएनए अगर बनता रहा, इतने साइज का आरएनए बनता रहा, इस टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एबॉर्टिव इनिशिएशन। एबॉर्टिव इनिशिएशन, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या, ये छोटा आरएनए बन रहा है, तुरंत जो है अबॉर्ट हो जा रहा है, गिर जा रहा है यहाँ से। और इस प्रकार से जो यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए बनते हैं तो ये प्रोसेस 3 या 4 बार होता है। उसके बाद में जब 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाएगा तो उसके बाद में ये इलॉन्गेशन फेज में इंटर करता है। ठीक, ये तो पूरा रहा, इतना पूरा प्रोसेस रहा इनिशिएशन का। और एबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या होता है, एबॉर्टिव इनिशिएशन में 60 आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ये जो 60 आरएनए बनते हैं, ये 60 आरएनए जो है बनने के बाद धीरे धीरे जो है 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड का बनने के बाद ये धीरे धीरे निकलते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में जब मोर देन 10 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जाता है तभी इलॉन्गेशन फेज में इंटर करता है। ठीक, ये तो रहा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का। अब देखिए इसका अगला स्टेप देख लेते हैं, इलॉन्गेशन। देखिए इलॉन्गेशन जो है वो डिपेंड करता है कि प्रमोटर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रमोटर अगर स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 2 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डीएनए, ये स्टेप क्या है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, अब जब प्रमोटर, जैसे यहाँ पे मैं बना दिया स्ट्रांग प्रमोटर, और ये क्या हो गया, वीक प्रमोटर। ठीक, ये वीक प्रमोटर हो गया, ये स्ट्रांग प्रमोटर। जब स्ट्रांग प्रमोटर होता है तो वो कंप्लीट आरएनए की सिंथेसिस कराता है। वो कंप्लीट आरएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, एक कंप्लीट आरएनए की सिंथेसिस कराता है। जब वीक प्रमोटर रहता है, वीक प्रमोटर जो है कंप्लीट आरएनए की सिंथेसिस न करा करके छोटे पार्ट में जो है आरएनए का, और इसको जो है ये फंक्शनल प्रोटीन जो बनती है ये 3 या 4 बार उसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही हमें फंक्शनल प्रोटीन आता है, मतलब मिल पाता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रमोटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रांसक्रिप्शन कितना इफिशियंट हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग इलॉन्गेशन की बात करते हैं तो इलॉन्गेशन में एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मान लीजिए ये डीएनए मैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाऊं,
और डीएनए देखिए इस तरह से कॉइल फॉर्म में रहता है। अब सपोज यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है और ये 5 प्राइम टू 3 5 ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम 3 प्राइम। अब आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो डीएनए क्या होगा, इधर के साइड में अब डाउन स्ट्रीम रीजन में क्या होगा, सुपर क्वाइलिंग होती जाएगी। सुपर क्वाइलिंग का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा वाइंडिंग होती जाएगी। जैसे अगर रबड़ है, रबड़ को आप ऐसे ऐसे अगर घुमाते ट्विस्ट करते रहो तो देखोगे कि एक समय में क्या होगा, वे इतना ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएगा कि वो जो है सिकुड़ने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वाइलिंग हो जाती है। इसी प्रकार जब आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इधर से डीएनए को ओपन करते हुए जा रहा है, यहाँ पे डीएनए कहीं ओपन नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग होती है, मतलब पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग ज़्यादा हो जाती है मतलब डीएनए बहुत ज़्यादा वाइंड हो जाता है। ठीक, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इधर निगेटिव सुपर क्वाइलिंग ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, अब जब निगेटिव सुपर क्वाइलिंग इधर ज़्यादा होने लगती है तो यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं। पहला एंजाइम होता है गाइरेज, दूसरा एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। डीएनए गाइरेज क्या काम करता है, डीएनए गाइरेज जो है रिमूव पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग। और आरएनए और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस अगर टोपोआइसोमरेज की बात करें, टोपोआइसोमरेज इस डायरेक्शन में अप स्ट्रीम रीजन में काम करता है और ये क्या करता है, रिमूव निगेटिव सुपर क्वाइलिंग। निगेटिव सुपर क्वाइलिंग मतलब गाइरेज, देखिए इधर एंजाइम मूव कर रहा है मतलब इधर इसको रिलैक्सेशन चाहिए, तो डीएनए गाइरेज क्या करेगा, स्ट्रैंड को कट करता है और रिलैक्स कर देता है डीएनए स्ट्रैंड को, तब एंजाइम जो है इजीली आगे मूव करता रहता है। ठीक, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होता है, अब इधर फर्दर डीएनए को क्या करना होता है, सील करना होता है। इधर इसलिए सील करना होता है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का म्यूटेशन ना होने पाए, क्योंकि जीन ओपन हुआ है। अब पता है कि जीन ओपन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन में म्यूटेशन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को तुरंत जो है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट हटा के यहाँ पे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को प्रमोट करता है, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग देता है, जिसके कारण डीएनए फिर से ओवर बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये इलोंगेशन में होता है। इसी प्रकार इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज मूव करता जाएगा और आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट जो है बनता जाता है और आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनता है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में दो एंजाइम थे, गाइरेज और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इतना चीज़ जो है हम लोग इसमें प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन और इलोंगेशन में इतनी चीज़ें हम लोगों को देखनी थी। अब देखिए, अब लास्ट स्टेप जो बचता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक होता है, रो फैक्टर डिपेंडेंट होता है, या इसको रो इंडिपेंडेंट, रो डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक, रो प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है रो प्रोटीन, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही जो है, आज के लिए हम लोग इनिशिएशन देख लिए और इलोंगेशन। अब इसके बाद में हम लोग टर्मिनेशन देखने के बाद यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन की थोड़ा सा बात कर लेंगे। हालांकि यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, तो बहुत लाइटली थोड़ा सा उसको स्टडी कर लेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग जेनेटिक कोड पे मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कोशिश यही रखिए कि किसी तरह से भी क्वेश्चन आए, किसी तरह का भी अगर इस पे मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको इजीली जो है कर लें। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं नीट के जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, मैं कोशिश यही करूँगा कि क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है।